नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 1 उपन्यास साहित्य के अंतर्गत गत तासिका में हमने आपका बंटी इस उपन्यास की कथा को विभिन्न घटनाओं के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। आज पुनः हम विभिन्न घटनाओं के माध्यम से आपका बंटी इस उपन्यास के कथ्य की चर्चा करेंगे। गत तासिका में हमने देखा था कि बंटी के घर में वकील चाचा का आना और वकील चाचा कही गई किसी बात से शकुन का उदास होना, इन सारी बातों को बंटी महसूस कर रहा था और अब की बार उसके मन में यह भावना थी कि चाहे कुछ भी हो, पापा के विषय में वह वकील चाचा द्वारा कहा गया हर एक शब्द सुनेगा और जानने की, समझने की कोशिश करेगा। पता नहीं क्यों बंटी को ऐसा लगता है कि चाचा जब भी घर आते हैं तो कुछ दिनों के लिए माँ को या तो उदास या फिर आनंदित करके चले जाते हैं। इस बार भी चाचा आए हैं। चाचा को देखकर मम्मी बिल्कुल शांत है। निरंतर बोलते रहने वाले चाचा भी इस बार शांत हैं, केवल बंटी की ओर देखे जा रहे हैं और बंटी को इस बात का अनुभव हो रहा है कि चाचा की आंखें कहीं ना कहीं गीली होती जा रही है, अर्थात इस बार केवल मम्मी के नहीं बल्कि चाचा की आंखों में भी आंसू हैं। और इस प्रकार से माँ और चाचा के बीच होने वाली सारी बातचीत को जान लेने की इच्छा रखने वाला बंटी चाचा की कुर्सी के पीछे छिपकर माँ और चाचा के बीच की सारी बातें सुनने लगता है। लेकिन अचानक ही चाचा जब अपना हाथ कुर्सी से नीचे की ओर बढ़ाते हैं तब उनका हाथ बंटी के सर से जा टकराता है और शकुन और चाचा को इस बात का पता चलता है कि बंटी छिप छिप कर बातें सुन रहा है। बंटी का मन भी अपराध की भावना से भर जाता है। ना तो उसे कुछ बोलते बना और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह अपनी आंख उठाकर चाचा या फिर अपनी माँ की ओर देखे। चाचा के कहने पर वह बाहर की ओर चलने लगता है, लेकिन तभी चाचा द्वारा कहा गया एक वाक्य उसके कानों में सुनाई पड़ता है। चाचा शकुन से कहते हैं कि जब धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी भी लड़खड़ा ही जाती है। चाचा के द्वारा कहा गया यह वाक्य, उस वाक्य का हर एक शब्द बंटी के मन में घुमड़ने लगता है और इन सारे शब्दों का अर्थ जानने की इच्छा लिए वह टीटू के पास पहुंचता है। किंतु टीटू से भी समाधान कारक उत्तर न मिल पाने पर बंटी अपने आप ही चाचा के द्वारा कहे गए इस वाक्य का अर्थ खोजने में लग जाता है। एक और बंटी है जो निरंतर विचारशील है। केवल 9 वर्ष की आयु में वह अपने माँ के दुख को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आकांक्षी है। इसीलिए चाचा द्वारा कहे गए हर एक वाक्य का, उस वाक्य के हर एक शब्द का अर्थ वह अपनी ओर से लगाने का प्रयास करता है। तो दूसरी ओर शकुन है जिसे यह पता चलते ही कि अजय अब कानूनी तौर पर इस संबंध को समाप्त कर देना चाहता है, पुनः एक बार दुख में डूब जाती है। वैसे तो शकुन एक आधुनिक महिला का प्रतिनिधित्व इस उपन्यास में करती हुई दिखाई देती है, जो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर है तथा अजय से दूर रहने का उसे कोई दुख नहीं है। दुख है तो इस बात का कि बंटी के कारण एक उम्मीद ज़रूर मन में थी कि हो सकता है अजय का मन परिवर्तित हो जाए और केवल बंटी की खुशी के लिए वे पुनः एक परिवार की तरह साथ रह सके। लेकिन चाचा के द्वारा अजय का यह संदेश कि अब इस संबंध की कानूनी कार्यवाही भी कर लेनी चाहिए, शकुन के मन को भीतर तक कचोट जाता है।
एक पीड़ा, एक टीस उसके मन में उभरने लगती है और वह पिछले 10 वर्षों का पूरा ब्यौरा, सारी की सारी घटनाएं पुनः एक बार स्मरण करने लगती है। वह सोचती है कि पिछले 7 वर्षों में विभागाध्यक्ष से लेकर प्रिंसिपल हो जाने के पीछे भी कहीं अपने को बढ़ाने से ज़्यादा अजय को गिराने की ही आकांक्षा थी। वह स्वयं कभी अपना लक्ष्य रही ही नहीं, एक अदृश्य अनजान सी चुनौती थी जिसे उसने हर समय अपने सामने हवा में लटकता हुआ महसूस किया था और जैसे उसका मुकाबला करते करते उससे जूझते जूझते ही वह जीवन में आगे बढ़ती चली गई थी। बीच में मेज पर दस्तखत किए हुए कागज को जो अजय द्वारा वकील चाचा के हाथ भेजे गए थे देखती हुई वह मन में सोचती है कि यह तो होना ही था, यह एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था और वह समाप्त हो गया। 10 वर्ष का यह विवाहित जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते चले जाने की अनुभूति से भिन्न नहीं था, क्योंकि जो भी समय उसने इस विवाहित जीवन में बिताया था वह समय आनंद देने की अपेक्षा उसके लिए कष्टदायी ही था। आज जैसे अचानक शकुन इस संबंध के अंतिम छोर पर आ गई थी, पर इस अंतिम छोर पर आ पहुंचने का संतोष भी उसके मन में नहीं था और ना ही इस रिश्ते के टूटने की कचोट उसके मन में थी। शकुन उन विभिन्न घटनाओं के विषय में स्मरण करती है, तभी वकील चाचा उसे समझाते हुए कहते हैं कि बंटी को भी अब कहीं ना कहीं उसकी उम्र के बच्चों के साथ रहने की दृष्टि से हॉस्टल भेज देना चाहिए। किंतु शकुन पुनश्च सोचती है कि यदि बंटी भी उससे दूर हो गया तो उसका क्या होगा, और विभिन्न घटनाओं के माध्यम से वह अपने अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के विषय में चिंतित दिखाई देती है। वकील चाचा तो अजय द्वारा दिया गया फैसला शकुन के सामने रखकर चले जाते हैं और शकुन भी इस टूटते हुए संबंध पर विचार करती हुई कहीं अतीत में खो जाती है और पुनः वर्तमान में लौटते हुए अपने भविष्य के विषय में सोचने लगती है। वह सोचती है कि जब अजय के जीवन में मीरा का प्रवेश हो सकता है तो फिर उसे भी अपना जीवन बिल्कुल नए सिरे से शुरू करने का अधिकार मिलना ही चाहिए और अपने इसी अधिकार के परिप्रेक्ष्य में उसके सामने डॉक्टर जोशी का चेहरा उसे दिखाई देता है जो उसके अतिशय घनिष्ठ मित्र है। यह है बंटी एवं शकुन की मानसिकता जो समय समय पर परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। लेखिका ने इस उपन्यास में एक अगले प्रसंग का चित्रण किया है। प्रसंग ये है कि बंटी के पापा अजय उससे मिलने के लिए आने वाले हैं और उन्होंने 10 बजे बंटी को सर्किट हाउस पहुंच जाने के लिए लिखा है। एक पत्र के माध्यम से बंटी को सूचित किया गया है कि उसे 10 बजे सर्किट हाउस पहुंचना है, जहां पर अजय उसे मिलने के लिए आने वाला है। बंटी तो यह पत्र पाकर बड़ा खुश है। पापा से मिलने का उत्साह, पापा द्वारा लाई गई चीज़ों को देखने का उत्साह, इन सभी बातों से आनंदित बंटी बड़ी खुशी खुशी सर्किट हाउस पहुंचने की तैयारी कर रहा है, पर साथ ही वह इस बात का भी अनुभव कर रहा है कि पता नहीं मम्मी कैसा मुंह लिए घूम रही है। ना वह हंसती है, न बोलती है, बस गुमसुम है।
इस बार वकील चाचा के जाने के बाद से ही मम्मी ऐसी हो गई है। इस बात का अनुभव कौन कर रहा है? बंटी स्वयं। वकील चाचा भी एक ही है बस, खुद तो बोल बोल कर ढेर कर देंगे और मम्मी बेचारी की बोलती बंद कर जाएंगे। पता नहीं क्या हो गया है मम्मी को, उसे देखना शुरू करेगी तो देखते ही रहेगी, ऐसे मानो उसके भीतर कुछ ढूंढ रही हो। रात को कहानी भी नहीं सुनाती। पता नहीं मम्मी के स्वभाव में परिवर्तन का कारण क्या है? क्या यह कारण वकील चाचा द्वारा दिया गया है? ऐसे विभिन्न प्रश्नों की तलाश में बंटी निरंतर विचारशील दिखाई देता है। फिर वह सोचता है कि परसों ही तो पापा की चिट्ठी आई थी। एक बड़े से लिफाफे पर मम्मी का नाम लिखा था। पिछली बार तो लिफाफे पर उसका भी नाम था, अंदर भी 2 कागज़ निकले थे। एक मम्मी खुद पढ़ने लगी थी और दूसरा उसने बंटी को पकड़ा दिया था। तो क्या मम्मी के पास भी पापा की चिट्ठी आई है? मम्मी पापा क्या दोस्ती करने वाले हैं? उसने अपनी चिट्ठी पढ़ ली और फिर मम्मी की ओर ध्यान से देखने लगा। बंटी को याद है कि पिछली बार जब पापा की चिट्ठी आई थी तो उस लिफाफे पे माँ के साथ साथ बंटी का भी नाम था और लिफाफे के भीतर भी 2 पत्र थे, एक माँ के लिए और एक बंटी के लिए। ठीक उसी प्रकार इस बार भी बंटी के नाम पापा का पत्र आया है। तो बंटी सोचता है कि क्या मेरे साथ साथ पापा ने माँ को भी पत्र लिखा होगा? उस पत्र में क्या होगा? क्या पापा यहाँ पर मम्मी से मिलने आने वाले हैं? क्या उन दोनों के बीच की लड़ाई अब खत्म होने वाली है? जैसे विभिन्न प्रश्न भीतर ही भीतर उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। उसने अपनी चिट्ठी पढ़ ली और फिर अपनी मम्मी की ओर ध्यान से देखने लगा और इस बात का अंदाज़ा लगाने लगा कि क्या माँ खुश है? कहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही चुप बैठी है, मानो पापा की कोई चिट्ठी ही न आई हो। मम्मी के बर्ताव से उसे यह अनुभव हो रहा है कि बंटी को पापा का पत्र मिला है। इस बात से माँ के चेहरे पर कोई आनंद नहीं है, बल्कि वह गुमसुम बैठी है और कुछ इस प्रकार का भाव माँ के चेहरे पर है जैसे बंटी को पत्र मिला ही न हो। पिछली बार तो केवल उसी के पास चिट्ठी आई थी और उसे पढ़कर ही मम्मी कितनी प्रसन्न हुई थी। पापा के पास भेजने से पहले उसने बंटी को कितना ढेर सारा प्यार किया था, लेकिन अब क्या? इस बार माँ पिता का पत्र आने के बाद आनंदित क्यों नहीं है? जैसे अनेक प्रश्न बंटी के मन में दिखाई देते हैं। बंटी जल्दी जल्दी पापा के पास जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन माँ है कि उसे पापा के पास भेजने के लिए कोई उत्साह नहीं दिखा रही है। इस बात का अनुभव भी बंटी को होता है और तभी उसे पता चलता है कि जिस हीरालाल के साथ बंटी को सर्किट हाउस भेजा जाना था, उस हीरालाल की तबीयत अचानक खराब हो गई है और अब वह बंटी को लेने के लिए नहीं आ सकता। जैसे ही इस बात का पता बंटी को चलता है, वह एकदम ज़ोर ज़ोर से पैर पसार कर रोने लगता है। माँ उसे समझाती हुई कहती है कि रोने की क्या बात है, ज़रा ठहर जा, कॉलेज के माली को बुलवाती हूँ। माली का प्रवेश होता है। अब बंटी माली काका के साथ सर्किट हाउस की ओर निकल पड़ता है। मम्मी माली को समझाती है कि देखो, कह देना कि 8 बजे तुम पुनः बंटी को लेने आओगे, इसीलिए जहाँ कहीं भी हो 8 बजे तक सर्किट हाउस पहुँच जाए। फिर बंटी को समझाती हुई कहती है कि तू भी कह देना 8 से देर नहीं करे, समझे? माँ के इन शब्दों को सुनकर
बंटी महसूस करता है कि कितनी सख्त आवाज़ में बोल रही है मम्मी, बिल्कुल प्रिंसिपल की तरह। रास्ते भर बंटी सोचता गया कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज वह पापा से पूछेगा, और ये वह बातें हैं जो मम्मी से पूछी नहीं जाती। कभी कभी पूछने के उद्देश्य से यह सारी बातें माँ के सामने करता है, या तो उदास हो जाती है या फिर उनके चेहरे पर, उनकी आवाज़ में सख्ती का भाव दिखाई देने लगता है। उदास मम्मी बंटी को दुखी करती है और सख्त मम्मी उसे डराती है। और इधर तो मम्मी को पता नहीं क्या कुछ होता जा रहा है। अपने साथ रहने वाली मम्मी भी उसे अब दूर लगने लगी है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसके और माँ के बीच में ज़रूर कोई रहता है। शायद वकील चाचा की कही हुई कोई बात, शायद कोई गड़बड़ी, उसे कोई कुछ नहीं बताता। वह अपने आप समझे भी तो क्या। मम्मी की बात तो पापा से भी नहीं पूछी जा सकती। माँ और पिता के बीच के आपसी संबंधों के विषय में बंटी भले ही न जानता हो, किंतु वह इतना अवश्य जानता है कि ऐसी कोई बात तो है जिसके कारण माँ निरंतर दुखी रहती है। कोई उसे कुछ भी नहीं बताता है। वह पूछे तो किससे पूछे। भले ही वह आज पापा से मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन माँ की बात पापा से वह नहीं कर सकता। पर एक बात वह ज़रूर पूछेगा कि क्या तलाक वाली कुट्टी में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। मन में पापा के पास जाते जाते पुनः एक प्रश्न आता है, और यह प्रश्न है जो वह अपने पापा से पूछने का आकांक्षी है कि क्या तलाक वाली कट्टी में फिर से दोस्ती संभव नहीं है। वह सोचने लगता है कि अगर पापा भी साथ रहने लगे तो कितना मज़ा आए। पर ऐसी बात पूछने पर पापा ने यदि डांट दिया तो। प्रश्न भी मन में है, पापा से पूछने का आकांक्षी भी है, किंतु मन में डर भी है कि यह प्रश्न पूछने पर यदि पापा नाराज़ हो गए या उसे डांटने लगे तो फिर वह क्या करेगा। ऐसे विभिन्न प्रश्नों को लेकर बंटी अजय से मिलने के लिए चल पड़ा है। इस उपन्यास की कथा विभिन्न घटनाओं के माध्यम से हम पुनश्च अगली तासिका में पढ़ेंगे। धन्यवाद।